मेरा नाम है हैदर अली और मैं इस चैनल पे लॉ लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो LIS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो पाए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स फेसबुक पे सुनना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंशाल्लाह एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज की। इसमें जो हम पहले एक्ट पढ़ेंगे, पहला कानून पढ़ेंगे, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 का। इसकी वजह यह है कि 18th अमेंडमेंट से पहले जो लेबर से रिलेटेड जो भी मामला थे, जो कवानीन थे, जो डिपार्टमेंट थे, वो सब्जेक्ट थे कंकरेंट लिस्ट के। अब जब 18 अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश हुई, उसके बाद जो लेबर से रिलेटेड जो भी मामला थे, कवानीन, लॉज, वो सब बन के प्रोविजनल सब्जेक्ट। इसी वजह से हमको आज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट हर प्रोविंस का अलग अलग मिलता है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 का। अब किसी भी एक्ट का पर्पस जो बताया जाता है वो उसके प्रेम्बल में बताया जाता है। पहले तो इसका नाम ही डिफाइन कर देता है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया है। ये बनाया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन या एम्प्लॉय के दरमियान होगी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। अब जो कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं या होते हैं। इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया कि इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन के से रिलेटेड कोई मामला जो हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को अवॉइड किया जाए। और एक तो अवॉइड किया जाए, अगर कहीं पे एक से ज़्यादा पार्टीज होंगी तो आप कितना भी चाहें किसी डिस्प्यूट को अवॉइड करें, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज होगा। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो एक मेथड दिया जाए जिस मेथड के ज़रिए से आप उस डिस्प्यूट को जो है सेटलमेंट की तरफ लेके जा सकें। तो इस एक्ट में आप जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि बातें वही हो रही हैं कि किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज होने से जो है अवॉइड किया जाए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको आप सेटलमेंट की तरफ लेके जाएं। अब इसमें हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। एक ट्रेड यूनियन बनाने की बात की गई यहाँ पे कि ट्रेड यूनियन बनाई जाए जिसमें जो है वर्कर्स हैं वो अपने मामलात को, अपने राइट्स को जो है निगोशिएशन के ज़रिए जो है एम्प्लॉयर से हल कर सकें। अगर ट्रेड यूनियन बनाई जाती है उसके बाद आप देखेंगे CBA की कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की बात की गई है, जो निगोशिएशन करेगा किससे, एम्प्लॉयर से किसी मामला में। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इन सब टॉपिक्स को। उसके बाद आप देखेंगे कि ये निगोशिएशन के मामला हो गए कि आप निगोशिएशन कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कि कोई डिस्प्यूट अराइज होने से जो है उसको रोका जाए, अवॉइड किया जाए। अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है फिर क्या होगा, फिर इसमें डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। उसमें कॉन्सिलेशन को भी हम देखेंगे, आर्बिट्रेशन को भी हम देखेंगे, उसके बाद एडजुडिकेशन को भी हम देखेंगे कि कोर्ट में कोई फैसला लेके जाया जाए, जिसमें हम देखेंगे लेबर कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। तो हम ये डिफरेंट मेथड्स इस एक्ट के अंदर देखते जाएंगे। अब हम सेक्शन वाइज शुरू करने वाले हैं। ये एक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सेक्शन वाइज अगर कोई चीज़ डिफाइन की जाती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं कवर हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर ज़्यादा बात करूँ, और जो सेक्शन ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ आ जाएंगे पढ़ने से, उसको जो है कम लफ्ज़ों में उसको डिफाइन करके और आगे चलें हम। तो पहले तो शॉर्ट टाइटल इसका बताया गया और एक्सटेंट बताया गया, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात की गई। अब ये जो है इस एक्ट को सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 कहा जाएगा। इसकी बात मैंने पहले कर ली। उसके बाद ये पूरे सिंध में जो है ऑल ओवर सिंध इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसको जो है एप्लीकेशन इसकी पूरी सिंध में होगी। इसका जो एक्सटेंट है वो पूरे सिंध में है, और ये अप्लाई होगा हर उस पर्सन पे जो एम्प्लॉयड है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी इंडस्ट्री में, और उस इस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री में फिशिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी शामिल की जाती हैं। पर कुछ इंडस्ट्री को यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ दिया गया है। अब सॉरी, जहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर्स वहाँ भी हैं, और जो है एम्प्लॉयर और वर्क में
का रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहाँ पे भी है, पर उन इंडस्ट्रीज या उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन इदारों को एक्सक्लूड किया गया है इन सब जो है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से। अब जो यहाँ पे इदारे दिए गए हैं उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ कि ये वो इदारे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हम इस एक्ट को आगे जब पढ़ते जाएंगे देखेंगे इसमें स्ट्राइक के भी मामला होते हैं, स्ट्राइक की भी की जाती है, ट्रेड यूनियंस भी बनाई जाती हैं, लॉकआउट के भी मामला होते हैं। तो इन अगर जो इदारों में अगर ये मामला होना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और पब्लिक को भी एट लार्ज जो है नुकसान हो सकता है। अब वो कौन से इदारे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और वहाँ पे ये मामला नहीं किए जा सकते? पुलिस का इदारा हो गया, डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान हो गई, जहाँ पे आप ये मामला नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे ट्रेड यूनियंस नहीं बनाई जा सकती, वहाँ पे इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो कोई हॉस्पिटल्स हैं या कोई ऐसी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन मामलात में जो हैं वो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। या जो पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन क्या कोई इदारा है उस पर ये जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वो सब इदारे हैं जो एक तरह से डिसिप्लिन की बुनियाद पे चलते हैं और उनमें जो है अगर ये चीज़ें होना शुरू हो गई तो वो पब्लिक को नुकसान देंगी। तो ये बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। तो ये सब वही बातें की गई हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि ये वो इदारे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और जहाँ पे अगर ये मामला होना शुरू हो गए तो पब्लिक को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है वो जो है ख़राब हो सकता है। तो अब सेक्शन 2 पे आते हैं, डेफिनेशंस। अब ये डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ जो हर एक्ट में दी जाती हैं कि ये जो डिफाइन किए गए हैं वर्ड वो आगे जाके अगर यूज़ किए जाएंगे कहीं पे तो उनकी मीनिंग्स पहले दे दी गई। अब पहले तो दे दिया गया है और आर्बिट्रेटर का। अब आर्बिट्रेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ ये बात की गई कि आर्बिट्रेटर मतलब कि कोई भी पर्सन आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है तो उसको हम इस एक्ट के अंदर तो उसको हम आर्बिट्रेटर कहेंगे। अब सॉरी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या होती है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे किया जाता है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेटर की तरफ कैसे लेके जाएंगे वो आगे इसमें बता दिए गए हैं। उसके बाद अवार्ड की बात की गई है कि मीन्स द डिटर्मिनेशन बाय लेबर कोर्ट, आर्बिट्रेटर और ट्राइब्यूनल ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी मैटर रिलेटिंग देयर टू एंड इंक्लूड्स एन इंटेरियम अवार्ड। अवार्ड मतलब कि कोई भी फैसला हम कहते हैं उसको, डिटर्मिनेशन किसी लेबर कोर्ट की तरफ कोई बात लेके जाई गई कि आप कोई इस मेथड जो है इस जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को देखें और उस पे लेबर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, आर्बिट्रेटर के पास कोई बात लेके जाई गई, उसने कोई डिसीजन दिया अपना, या ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसमें उसको हम अवार्ड कहेंगे। उसमें इंटेरियम अवार्ड भी शामिल होगा। इंटेरियम अवार्ड लेबर कोर्ट भी दे सकती है, आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सीबीए की बात की गई है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मीन्स द ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कमैन विच अंडर सेक्शन 24 is the agent of workmen in the establishment or group of establishments or industry in the matter of collective bargaining। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट क्या होता है, इसके वर्ड से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक ट्रेड यूनियन होती है जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बनाया जाता है उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किसी इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का ओहदा दिया जाता है कि वो सब वर्कर्स के बिहाफ पे बार्गेनिंग कर सके एम्प्लॉयर से, उनके राइट से रिलेटेड, किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड के डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, डिस्प्यूट पे बात की जाए, डिस्प्यूट अराइज हो गया उससे रिलेटेड कि आप इस डिस्प्यूट को हल करें, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है। इसकी डिटेल आगे तफसीलात में हम जाएंगे, अभी तो डेफिनेशन की बात की गई है, आगे जब तफसीलात में हम ये पढ़ेंगे चीज़ें तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद है कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट। अब ये क्या कहता है, मीन्स दोज वर्कर्स और क्लास ऑफ वर्कर्स ऑफ एन एम्प्लॉयर इन वन और मोर एस्टेब्लिशमेंट फॉलिंग विद इन द सेम क्लास और इंडस्ट्री हुज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर और कुड appropriately be the subject of the collective bargaining together।
अब कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं और उनका जो काम करने का टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी सेम है, तो वो उनके जो मामलात होंगे, उनके जो कोई ग्रीवेंसेस होंगी या कोई उनकी राइट्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो उस वजह से उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट का भी एक जो है राइट दिया गया कि वो कलेक्टिवली किसी अपने राइट को जो है क्लेम कर सकें या उस पर बात कर सकें, क्योंकि वो एक ही एम्प्लॉयर के जो है वर्कर्स हैं या एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात है तो इस वजह से मैं शॉर्टली इसको डिफाइन करता जा रहा हूँ, सिर्फ वर्ड्स को। इस पे लॉ क्या कहता है, इन सब जो है ओहदों का काम क्या है, तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब एक कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। अब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग क्या होती है कि एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके पास कोई मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो उसके बाद एक नोटिस भेजा जाता है। फिर वो उन पार्टीज़ को बुलाता है, उनकी एक की बात सुनता है, दूसरी की बात सुनता है, उनको सजेस्ट करता है कि आप अपनी डिमांड्स को कम करें। कोई डिमांड है, उनके बीच में डिस्प्यूट है वर्कर और एम्प्लॉयर के दरमियान, तो उनको कहता है कि आप अपनी डिमांड्स को जो है कम करें, या किसी को कहेगा कि आप अपनी डिमांड्स को जो है इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करें। तो वो सजेशंस दे के जो है वो उन मैटर्स को उनके बीच में एक सेटलमेंट करवाता है और उस सेटलमेंट को की कॉपी वो गवर्नमेंट को भेजता है। तो वो एक अलग प्रोसेस है, तो उसी प्रोसीडिंग्स को कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कहा जाता है। उसके बाद कॉन्सिलेटर की बात की गई। कॉन्सिलेटर जो मैंने बात की कि गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है एक शख्स को, कॉन्सिलेटर, जो सेक्शन 36 के अंदर अपॉइंट होता है। उसके बाद काउंसिल की बात की गई है। अब ये वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल है। अब ये काउंसिल मुश्तरका काउंसिल है जो जिसमें पार्टिसिपेशन वर्कर्स की भी होती है और मैनेजमेंट से भी जो है मैनेजमेंट की भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर होती है। मतलब कुछ जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे वर्कर्स की जानिब से, कुछ लोग मैनेजमेंट के अंदर से पार्टिसिपेट उस काउंसिल के अंदर करेंगे, जो डिफरेंट मामलात को देखेंगे। अब हम जो बातें पढ़ते, डेफिनेशंस पढ़ते जा रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये काउंसिल बना दी गई कि मामला जो है डिस्प्यूट कम से कम राइज हों। उसके बाद हमने आर्बिट्रेटर को भी देखा, अभी डेफिनेशन में आया, कॉन्सिलेटर को भी आया, जो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसी एक सिनेरियो में चल रही हैं कि नेगोशिएशन, उसके बाद नेगोशिएशन नहीं हो रही थी, फिर सेटलमेंट की दरमियान जो है कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, तो ये सब चीज़ें वही आ रही हैं। अब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि कोई शख्स है या कोई ऐसे लोग हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किसी इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो वर्कमैन को हायर करते हैं, वर्कमैन को नौकरी देते हैं, एक तरह से उनको जॉब देते हैं और उन वर्कमैन से काम लेते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो एम्प्लॉयर कहलाएंगे कि उनको एक जो है पावर हासिल है, एक अथॉरिटी है कि आप लोगों को हायर कर सकते हैं, आप लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट पे रख सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। तो वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएंगे। अब उसमें कौन कौन सी लोग शामिल हो जाते हैं। एक तो उनके कोई हायर हैं, सक्सेसर हैं, उनके हेयर्स जो हैं हेयर्स होते हैं या सक्सेसर्स होते हैं या साइनी होते हैं, उन एम्प्लॉयर्स के वो भी इस एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉयर के ऊपर कोई चीज़ बाइंडिंग है, कोई अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट की तरफ ले जाया गया है और सेटलमेंट हो गई है उसकी, और वो एक एम्प्लॉयर के ऊपर बाइंडिंग है, तो उसका कोई सक्सेसर आ जाता है, तो वो एम्प्लॉयर अगर बन जाता है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा नया, उसके ऊपर भी वो सेम बाइंडिंग होगी। इस वजह से वो भी इसमें शामिल कर दिए गए। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। कोई शख्स मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा, जो मैनेजमेंट करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है एस्टेब्लिशमेंट को। जो ये सब पावर्स हैं वो एक ऑफिसर के पावर हैं, वो सब अगर किसी शख्स के पास हैं तो वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट उसको जो है देखती है, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट के अंदर है, तो फिर उसमें एम्प्लॉयर कौन होगा। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट रन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट यहाँ पे बात जो की गई है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात की गई है। द अथॉरिटी अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ और वेयर नो अथॉरिटी इज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट चला रही है, उसको कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रही है,
तो उस जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक अथॉरिटी डिफाइन कर दी गई होगी कि ये अथॉरिटी जो है एम्प्लॉयर है, या ये जो अथॉरिटी इसके पास मैनेजमेंट के पावर्स हैं, या जो हम पावर पढ़ के आए हैं कि सुपरविजन के कंट्रोल के पावर हैं, वो अथॉरिटी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अगर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है तो फिर कौन फॉल करेगा? फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उस डिपार्टमेंट का होगा वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अब इस डेफिनेशन की जो इतनी वजाहत की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं पूरा एक्ट वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान रिलेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट रन बाय on behalf of a local authority, the officer appointed in this behalf, or where no officer is so appointed, the chief executive officer of that authority। अब किसी ऐसे लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट से होती हैं, उनकी कोई इस्टेब्लिशमेंट है, वो चला रहे हैं, उसमें कोई अगर ऐसा जो है शख्स, अथॉरिटी किसी ऐसे शख्स को दी गई है, मैनेजमेंट की अथॉरिटी दी गई है, या वो कंट्रोल कर रहा है या सुपरवाइज कर रहा है किसी एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अगर ऐसा कोई शख्स नहीं है तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा उस अथॉरिटी का, वो जो है वो फॉल करेगा एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, वही सेम बातें हैं जो दोहराई गई, मैंने अब पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स और वर्कमैन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज of a department of the federal government or the government, अब यहाँ पे द गवर्नमेंट की बात आ गई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और द लोकल अथॉरिटी हु बिलोंग्स टू द सुपीरियर मैनेजरियल सेक्रेटरियल डायरेक्टरियल सुपरवाइजरी और एजेंसी स्टाफ एंड हु हैव बीन नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस इन द ऑफिशियल गेजेट शैल बी डीम्ड टू फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। एंड अब यहाँ पे वही बातें की गई हैं कि कोई सेक्रेटरियल, कोई किसी के पास अथॉरिटी है, डायरेक्टरियल है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, तो वो सब जो है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएंगी, जो मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। या ऑफिशियल गेजेट में कोई ऐसा शख्स के बारे में बताया गया कि ये अथॉरिटी ऑफिसर की जो है डेफिनेशन में फॉल करेगी, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगी, इसके पास जो पावर्स हैं वो एक ऑफिसर के हैं, तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब यहाँ पे आगे जो है ई में डेफिनेशन को बढ़ाया गया है कि इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट द प्रोप्राइटर ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट एंड एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट और ऑफिसर और पर्सन कंसर्न विद द मैनेजरियल अफेयर ऑफ द अफेयर्स देयरऑफ। अब यहाँ पे भी यही बात की गई कि किसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, एजेंट है, ऑफिसर है, या कोई ऐसा शख्स है जो मैनेजरियल अफेयर्स को देखता है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, अब ये वो ओहदे हैं जो मैनेजरियल अफेयर्स को देखते हैं, जो वर्क नहीं करते, एक वर्कमैन की तरह, एक लेबर की तरह वर्क नहीं करते वहाँ पे जो वहाँ पे एक लेबर की तरह वर्क नहीं करते, वो एक ऑफिस जो है संभालते हैं और वो मैनेजरियल इश्यूज को देखते हैं, तो वो सब भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आ गई, मीन्स एनी ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप, प्रीमिसेस और एंटरप्राइज इन द प्रोविंस ऑफ विच एम्प्लॉयज वर्कमैन डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांच। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि कोई ऐसा इदारा, यहाँ पे सब इदारों की बात की गई है, ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप, प्रीमिसेस, एंटरप्राइज, कोई ऐसा इदारा जो किसी को वर्कमैन की बुनियाद पे जो है रखता है, वो किसी को एम्प्लॉय रख रहा है, किसी को जो है एम्प्लॉय रख रहा है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आ रहा है, वो उससे कोई काम ले रहा है, तो वो इदारा जो है इस इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएगा। जो इदारा किसी बिजनेस को चला रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, अब वो उसका कोई बिजनेस चल रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, उसमें वर्कमैन काम कर रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएगा। और उसकी जो ब्रांचेस होंगी, उसके डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग होंगे, वो भी सब इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब आगे इस डेफिनेशन को बढ़ाया गया है कि वेदर सिचुएटेड इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे हैं, और इन डिफरेंट प्लेसेस हैविंग अ कॉमन बैलेंस शीट एंड एक्सेप्ट इन द सेक्शन 25 इंक्लूड्स अ कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट इन इफ एनी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब सेक्शन 25 को छोड़ के कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट को भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डेफिनेशन में
जो है शामिल कर दिया गया। अब सेक्शन 25 क्या कहता है वो हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यही बात है कि कोई ऐसा इदारा है जो किसी वर्कमैन को या वर्कमैन को हायर कर रहा है, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर ला रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसी जो है इदारा वो बिजनेस कोई चला रहा है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएगा। और उसके सारे डिपार्टमेंट्स सब जो हैं या ब्रांचेस जो होंगी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर कोई मैनेजरियल अफेयर्स को जो है देखने वाले अफराद को एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा इस एक्ट के अंदर। अब ट्रेड यूनियन क्या होती है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये एक यूनियन होती है वर्कर्स की, जो वर्कर्स मिल के बनाते हैं, वो रजिस्टर्ड होती है, वो जो है बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और उसके बाद वो राइट्स को प्रोटेक्ट करती है उन वर्कर्स के, और वो निगोशिएशन भी करती है। किसके साथ? वो करती है एम्प्लॉयर्स के साथ निगोशिएशन डिफरेंट मामलों में। उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है उस ट्रेड यूनियन के मैनेजरियल अफेयर्स को जो है देखने की। यहाँ पे किसी इस्टेब्लिशमेंट के मैनेजर अफेयर्स को देखने की बात नहीं की जा रही। ट्रेड यूनियन के मैनेजरियल अफेयर्स को देखने वाले अफराद को एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा, वो उसमें से होंगे, और वो ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है वो इजाज़त देगा या वो ओहदा देगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में ये बताया गया है। अब बात की गई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब भी आएगा वर्ड मैंने पहले बताया वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बारे में कह रहा होगा, तो गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब यहाँ पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक एक को अगर हम कवर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इस पर टाइम भी लगेगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको आगे हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।